हाल ही में मुझे किसी काम से बेंगलोर जाना पड़ा। वहाँ पे मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले जिनकी उम्र लगभग 60 साल थी। उनका नाम था मिस्टर मनोज रस्तोगी। दोस्तों, जब वो मुझे मिले, उनसे थोड़ी देर मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे अपनी दुख भरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि मेरे घुटनों में इतना दर्द होने लगा है कि अब मैं ठीक से चल भी नहीं पाता, मुझे कहीं जाना पड़ता है तो मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। हालांकि शुरुआत में उनके साथ ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जब उनका दर्द होता था तो वो अपनी दवा लिया करते थे जिससे उनका दर्द ठीक हो जाया करता था। मगर धीरे धीरे समय के साथ दवा ने काम करना कम कर दिया और उन्हें दवा की डोज बढ़ाने के बाद भी उनका दर्द में आराम नहीं मिलता था। और एक समय फिर ऐसा आया कि उनके दोनों घुटनों को डॉक्टर ने देखा और उन्होंने उन्हें घुटनों का ऑपरेशन बता दिया। अब जब वो मुझसे मिले, थोड़ी देर मेरी बातचीत हुई तो मैंने उन्हें कुछ ऐसी चीजें बताई और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताई जिसकी वजह से कल ही उनके फोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी बताई गई रेमेडीज और फूड से मुझे काफ़ी दर्द में आराम मिला और एक्सरसाइज से मेरे घुटने में एक नई ताकत आ गई है। दोस्तों, एक्सरसाइज यूं तो आप लोगों ने बहुत करी होंगी, बहुत सी रेमेडीज आपने ली होंगी, बहुत से सुपर फूड लिए होंगे, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें फेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से सब चीज़ें काम नहीं कर पाती। तो आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द को कैसे आप घर रह के ठीक कर सकते हैं और हमेशा के लिए इस बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूं तो मैंने खुद घुटने की कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग मुझे कमेंट्स में आके कहते हैं कि हमारा घुटनों का दर्द ठीक नहीं हो रहा और आप ऐसी कैसी एक्सरसाइज बता रहे हैं जिससे ही हमारा दर्द बढ़ जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, घुटनों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो 4 या 5 दिन में आ जाएंगी। अगर घुटने में नॉर्मल दर्द है, बारिश के मौसम की वजह से दर्द है या कोई छोटी मोटी चोट लग गई है उसका दर्द है, तो वो 2 4 दिन, एक हफ्ता, एक महीना रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दर्द लगातार बना हुआ है, घुटने से कट कट की आवाज आती है, आपको जब भी आप थोड़ा ज्यादा चल लेते हैं तो घुटनों में काफी दर्द होता है, सुबह उठते हैं तो अकड़न या जकड़न होती है, या इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपके घुटने में है, तो ये लक्षण है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया के। यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारा घुटने का साइनेबल फ्लूइड कम हो जाता है, या कह लीजिए घुटने की गद्दी घिसने लगती है या घुटने का ग्रीस खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे घुटने आपस में रगड़ के चलने लगते हैं। जब ये घुटने रगड़ के चलते हैं तो आपस में रगड़ खाने की वजह से हमारे घुटने में इन्फ्लामेशन बढ़ता है और हमारे घुटने में कटकट की आवाज और दर्द का हमें सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आपको सही तरीका पता होना चाहिए। 90% लोग इसमें एक गलती करते हैं जिसकी वजह से वो अपने घुटने की हालत इतनी ज्यादा खराब कर लेते हैं, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस उन्हें हो जाता है कि उनका ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। दोस्तों, अगर आपको ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक का भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप उसे घर रह के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है सीधे ग्रेड 4 का आर्थराइटिस हो जाएगा। पहले ग्रेड 1 होता है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ग्रेड 1 में आपको हल्का हल्का दर्द शुरू में होता है, जिसके लिए आप दवाइयाँ खा लेते हैं और आपका दर्द ठीक हो जाता है। ग्रेड 2 में दर्द थोड़ा ज्यादा होता है, आपको काम करने में काफी परेशानी होने लगती है, जिन्हें चढ़ने उतरने में काफी दर्द होता है, सुबह उठते समय भी आपको अकड़न या दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ग्रेड 3 दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है जहां आपको काफी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। ग्रेड 3 एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आपके घुटने में लगातार दर्द बना रहता है, आपको चलने के लिए भी किसी का सहारा चाहिए होता है, बहुत तेज आपको दर्द कभी भी उठ जाता है, घुटने में सूजन हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि आपके घुटने अब आपका साथ देंगे नहीं और आपके घुटने पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। ग्रेड 4 उस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों जहाँ घुटना पूरी तरह से खराब हो जाता है, जहाँ पे घुटने बिल्कुल आपस में चिपक जाते हैं, आप अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, कोई काम आप अपने आप नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक के ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया को ठीक करने का आपको मैं असली इलाज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज हम आपको बताएंगे वो है हल्दी का दूध, क्योंकि दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। दोस्तों, एक हल्दी का दूध एक इतनी चमत्कारी चीज है जिसका इस्तेमाल अगर आपने 1 महीना कर लिया तो आपको इसके इतने सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। मैं सिर्फ घुटने के दर्द की बात नहीं कर रहा, बल्कि हल्दी का दूध हमारे शरीर के लिए दूसरा अमृत है। दोस्तों, हल्दी के दूध में जो करक्यूमिन होता है ये हमारे घुटने का इन्फ्लामेशन कम करता है, घुटने का दर्द कम करता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये हमारी मांसपेशियों में नई जान लेके आता है और ये सिर्फ घुटनों के दर्द के लिए काम नहीं करता, ये पूरी बॉडी में हमारे लिए एक एनर्जी सोर्स बन के निकल के आता है, जिससे हमारी बॉडी में एक नई स्ट्रेंथ और ताकत आती है। दोस्तों, हाल ही की एक रिसर्च में एक बात पता चली है जो कि बहुत कमाल की है। दोस्तों, हमारे यहाँ जब भी हमें घुटने में दर्द होता है तो हम डाइक्लोफेनेक नाम की एक गोली खा लेते हैं। ये जो कंपाउंड होता है ये दर्द कम करता है।
हाल ही में पता चला कि हल्दी में जो करक्यूमिन पाया जाता है वो भी लगभग डाइक्लोफेनेक जितना ही दर्द में आराम पहुंचाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट डाइक्लोफेनेक मेडिसिन के मुकाबले काफी ज्यादा कम होते हैं। यानी कि हल्दी एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास जिससे अगर आप चाहें तो अपने घुटने को एक पेन किलर दे सकते हैं, वो भी ऐसी पेन किलर जिसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल पेन किलर जो आपके किचन में ही अवेलेबल है। लेकिन 90% लोग हल्दी का दूध पीते नहीं है, पीते भी हैं तो 2-4 दिन पी के छोड़ देते हैं, सोचते हैं हमें तो कोई आराम नहीं मिला। आपको लगातार इस दूध का सेवन करना है और शुरुआत में अगर आपने कभी हल्दी का दूध नहीं पिया है तो शुरुआत में इसकी मात्रा आपको कम रखनी है, यानी कि हल्दी की मात्रा आपको कम रखनी है। धीरे धीरे करके आप हल्दी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत में आपको 1/4 टीस्पून आपको हल्दी लेनी है, क्योंकि शुरुआत में अगर आप ज़्यादा ले लेंगे या फिर सीधे आधा चम्मच अगर हल्दी ले लेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी इसके लिए हैबिचुअल नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 1/4 चम्मच में थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसे दूध में मिक्स करके पहले 1 हफ्ता पीना है। उसके बाद आपको उसके रिजल्ट जब दिखने लगे, आपको जब वो सूट करने लगे, उसके बाद आपको आधा टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, दूसरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विटामिन सी और प्रोटीन। दोस्तों हम हमारे खाने में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, वो है प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन भारतीय लोगों में एक चीज़ देखी जाती है कि सबसे ज़्यादा कम प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह है हमारी ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज या तो वेजिटेरियन होती हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। अगर आप अपनी प्रोटीन की मात्रा पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने खाने में आप दाल, पनीर, अंडा या फिर सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके खाने में आपकी प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और आपके शरीर से प्रोटीन की कमी पूरी होने लगेगी, क्योंकि हमारा जो कार्टिलेज घिस गया है उस कार्टिलेज को बनाने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, दूसरी चीज है विटामिन सी। दोस्तों, अगर आपके शरीर में विटामिन सी नहीं होगा तो आपके शरीर में कोलेजन नहीं बनेगा, जो कि प्रोटीन और विटामिन सी मिलके ही आपके घुटने का कार्टिलेज दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप आंवला, संतरा और अमरूद का सेवन कर सकते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप अपने शरीर में प्रोटीन और विटामिन सी की मात्रा पूरी कर लेते हैं तो आपके घुटने का कार्टिलेज धीरे धीरे खुद ही नेचुरल तरीके से रिपेयर होने लगेगा। अगर आप विटामिन नहीं ले पा रहे हैं तो आप चाहें तो विटामिन सी की एक टैबलेट भी डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया कि हमें क्या खाना है, क्या करना है, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि हमें क्या नहीं करना है। दोस्तों, जब भी आपका घुटना खराब होता है तो कुछ परहेज आपको रखने होते हैं, जैसे कि जीने नहीं चढ़ना होते, आपको वजन नहीं उठाना होता और आपको घुटने मोड़ के नहीं बैठना चाहिए जब भी आपके घुटने में दर्द होता है। उसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसे सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, अगर आपका वजन ज़्यादा है दोस्तों तो आपके घुटने पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि सारी बॉडी का जो भार है वो आपके पैर ही उठा रहे हैं और जो उसमें सबसे बड़ा जॉइंट है वो घुटना है। तो जब आपके घुटने पे एक्स्ट्रा प्रेशर होगा तो वो कैसे हील कर पाएगा। अगर आप अपने घुटने को पूरी तरह से स्वस्थ देखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको अपना वजन धीरे धीरे कम करके कम करना होगा, क्योंकि अगर आप अपना वजन कम नहीं करेंगे, वजन ज़्यादा रहेगा तो आपके घुटने पे हमेशा एक्स्ट्रा भार रहेगा, एक्स्ट्रा लोड रहेगा, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए आप हो सके तो अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए, थोड़ी थोड़ी वॉक करिए, जिससे कि आपका घुटना धीरे धीरे हील भी होता रहेगा और आपके साथ साथ आपका वजन भी कम होता रहेगा, जिसकी वजह से आगे जाके आपका घुटना पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। वैसे तो मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ कि आपको हमेशा टॉयलेट में इंडियन सीट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घुटने पूरी तरह से बेंड होते हैं। लेकिन अगर आपके घुटने में दर्द ज़्यादा है, तकलीफ ज़्यादा है, तो आपको वेस्टर्न टॉयलेट सीट का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपके घुटनों पे प्रेशर कम पड़ेगा और आपका घुटनों का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि जब दर्द ज़्यादा होता है तो हमें कोई भी ऐसा काम या ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे घुटने पे और लोड बढ़े और हमारे घुटने का इन्फ्लेमेशन बढ़े। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिनसे आपका दर्द बढ़ेगा नहीं, बल्कि अगर आपने एक्सरसाइज शुरू करी तो सिर्फ 1 से 2 हफ्ते में आपका दर्द कम भी होगा और आप मुझे पर्सनली यहाँ के थैंक यू भी बोलेंगे। दोस्तों, आपको एक्सरसाइज से पहले एक छोटा सा वार्म अप करना है। या तो आप 5 मिनट टहलने के बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अपने पंजों को इस तरह से आगे पीछे कर करके हिला सकते हैं। ये हमारी एंकल पंप एक्सरसाइज होती है। आप इस एक्सरसाइज से अपना वार्म अप कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर तैयार हो जाता है एक्सरसाइज के लिए। कभी भी आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी, वरना आपका दर्द और बढ़ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको घुटने को इस तरह से मोड़ना है और फिर सीधा कर लेना है। ये एक्सरसाइज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी घुटने में आर्थराइटिस की शुरुआत होती है या दर्द होता है तो हमारा घुटना धीरे धीरे करके अपनी मोबिलिटी खोने लगता है। इस एक्सरसाइज से आपका घुटना कभी अपनी मोबिलिटी नहीं खोएगा।
इसको करने के फ़ायदे ये हैं कि अगर आप इसे आराम आराम से करते हैं तो आपके घुटने की मोबिलिटी बनी रहेगी, साथ ही साथ आपके घुटने में कोई भी दर्द नहीं बढ़ेगा। ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आपकी तकलीफ बढ़ेगी नहीं और हल्के-हल्के आपको आराम मिलेगा। गलती लोग इसमें ये करते हैं कि झटके से इस तरह से एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सोचते हैं पूरा पैर एक दिन में मोड़ लें। कभी भी एक्सरसाइज झटके से, ताकत से नहीं करनी है। आपको प्रेशर यानी कि ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल हल्के-हल्के से करना है, जिससे आपके घुटने में इन्फ्लेमेशन ना बढ़े और आपका दर्द और ना बढ़े। हल्की सी ताकत का बहुत सॉफ्टली आपको एक्सरसाइज करनी होती है। हल्की सी ताकत आप इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से हल्के-हल्के दोनों पैरों से 20-20 बार आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। शुरुआत में एक्सरसाइज कम करेंगे, सिर्फ 10-10 बार करेंगे दोनों पैरों से। आगे जाके बढ़ा के आप 20-20 बार भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है दोस्तों, हल्के से आपको पैर को थोड़ा सा उठाना है और फिर नीचे कर लेना है। इस तरह से आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों इस एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं? इस एक्सरसाइज से आपके घुटने में और आपकी थाइज़ में एक नई स्ट्रेंथ आएगी। अगर आपकी थाइज़ मजबूत है यानी कि आपका घुटना मजबूत है, और अगर आपकी थाइज़ वीक हैं, आपकी मसल्स वीक हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन लो है, तो आपकी रिकवरी स्लो होती है। इस एक्सरसाइज को वैसे तो हम इस तरह बताते हैं कि आपको जितना हो सके पैर उठाना है पंजा खींच के पूरा। लेकिन दर्द अगर ज़्यादा है तो इस एक्सरसाइज से दर्द बढ़ जाता है, तो ऐसे पैर मत उठाइए, बल्कि आप हल्के-हल्के इस तरह से, हल्का सा पैर उठाया और फिर नीचे कर लिया, फिर दूसरा हल्का सा पैर उठाया और फिर नीचे कर लिया। ज़्यादा अगर आप पैर को उठाएँगे तो इससे स्ट्रेंथ तो ज़्यादा आएगी, मगर दर्द होने के चांस भी रहते हैं। लेकिन अगर आप हल्का पैर उठाएँगे यानी कि पैर कम उठाएँगे और होल्ड नहीं करेंगे, तो आपके पैर में स्ट्रेंथ भी आएगी, ताकत भी आएगी और साथ ही साथ आपका जो दर्द है वो भी निकलेगा। इस एक्सरसाइज में आप आगे जाके इस तरह से अपना पैर हल्के-हल्के थोड़ा-सा ज़्यादा उठा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको अपना पैर कम उठाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद जब आपको एक्सरसाइज सूट करने लगे, आपके पैरों में दर्द कम हो जाए, उसके बाद जाके आप हल्का-हल्का पैर ज़्यादा उठाइए, जिससे आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी दोस्तों। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको एक पैर को मोड़ना है और लेफ्ट साइड में लेके जाना है। दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और राइट में लेके जाएँगे, क्योंकि मैं सिर्फ घुटने के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं आने वाली बीमारियों को भी देख के चलता हूँ, और इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ। इससे दोस्तों आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जिनके घुटनों में दर्द होता है, अर्थराइटिस होता है, उनके हिप जॉइंट का पूरा मोशन नहीं हो पाता, पूरा मूवमेंट नहीं हो पाता। इसके लिए आप इस तरह से ये एक्सरसाइज करिए, जिससे ना सिर्फ आपके घुटने में मोबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि आपका हिप जॉइंट भी ठीक रहेगा। कभी हिप में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जाके। क्योंकि जिनके घुटने में अर्थराइटिस होता है, देखा जाता है कई सारे केसेस में कि उन्हें आगे जाके हिप घिसने की यानी कि हिप जॉइंट के घिसने की समस्या आने लगती है। उसके लिए एक यही तरीका है कि आप अपने घुटने के साथ-साथ अपने हिप्स के लिए भी तैयार रहें पहले से। अगर आपकी एज 55 से ज़्यादा है, तो आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि बहुत ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हल्के-हल्के पैर को मोड़ेंगे। इससे हो सकता है आपके हिप में थोड़ा-सा खिंचाव आए, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हल्के-हल्के हल्के अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, तो 5 से 6 दिन में आपको वो खिंचाव कम महसूस होगा और आपके हिप भी हमेशा सेफ रहेंगे और साथ में घुटने की भी आपकी एक्सरसाइज चलती रहेगी। इस तरह से आपको 5-5 बार दोनों पैरों से